हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम अपनी मैथ्स क्लास में वापस आ गए हैं और हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, हम उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज की अब से जो कॉमन चैप्टर्स हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के, तो उनके लिए कॉमन वीडियोस होंगे। नहीं तो फिर हिंदी मीडियम के लिए अलग वीडियो और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग वीडियो। तो ये जो वीडियो है वो स्पेशली हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है। आपको क्या करना है, अपनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हम चैप्टर डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आता है या कोई डाउट है उसमें, तो फिर हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको भेजे जा रहे हैं या आपने बुक ले लिया, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव द बुक। तो जितने बच्चों ने बुक्स ले ली हैं, आप क्या करेंगे कि बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद अगर आपको कोई चीज ऐसी है जो नहीं समझ में आती है, तो जैसा कि मैंने बताया लास्ट में जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं जिसका कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं, सेम उसी तरीके से आप कमेंट में मुझे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर लिख के मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और फिर उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है कि कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है उससे पहले जो भी थियोरेटिकल पार्ट दिया है उस एक्सरसाइज का, वो भी आपको पढ़ना है। देन सॉल्व द एग्जाम्पल्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार जब आप एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं तो एक्सरसाइज आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। कॉपीज के बारे में मैंने बताया था कि 2 कॉपीज हैं आपके पास, तो आप प्रैक्टिस कॉपी में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो आपकी फेयर कॉपी है उसमें आप वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद अ न्यू चैप्टर फ्रॉम योर बुक एंड लेट अस गेट स्टार्टेड। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर से हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे आपकी बुक से, जो कि क्या है, परिमेय संख्या। इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, कुछ नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। कि जैसे बचपन में आपने काउंटिंग सीखी होगी, तो काउंटिंग जब हम स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे करके काउंटिंग करते हैं। इन सारे नंबर्स के कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स या फिर प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसी के कलेक्शन में अगर हमने 0 जोड़ दिया तो अब यही पूरे नंबर्स यानी कि 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये क्या बन जाता है, होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक, अगर इसमें हमने नेगेटिव नंबर जोड़ दिया, -1 -2 एंड सो ऑन, ऐसे करके नंबर्स जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाता है, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक बन जाता है। पूर्णांक के बाद अगर हमने इसी में फ्रैक्शनल वैल्यूज जोड़ दी यानी कि भिन्न जोड़ दिया, जैसे 2/4 या फिर 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, -2/4 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, या फिर 3/5 या फिर -3/4, ऐसे करके कुछ हमने भिन्न भी इसमें जोड़ दिए, फ्रैक्शंस भी जोड़ दिए। तो अब ये जो पूरा कलेक्शन है वो क्या बन जाता है, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, जिसको कि हम हिंदी में क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अपनी पुरानी क्लासेस में आपने भिन्न के बारे में पढ़ा है, तो उन्हीं भिन्न को किस तरीके से हम परिमेय संख्या कहते हैं, तो उसका हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। आप इन भिन्न पर योग यानी कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना और विभाजन यानी कि डिवाइड करना, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका कि नाम क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पढ़ते हुए सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है कि परिभाषा इसकी, यानी कि परिमेय संख्या कहते किसको है। तो हम उसका डेफिनेशन, परिभाषा पढ़ेंगे। क्या है कि एक परिमेय संख्या को एक ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां पर p और q क्या है, पूर्णांक है, तथा q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है। यानी कि एक ऐसी संख्या, कोई सी भी संख्या हो, अगर हम उसे इस तरीके से लिख पाए कि हमने उस संख्या को p/q के फॉर्म में लिख दिया, जहां की p और q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है, और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है यानी कि q की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है,
अगर किसी नंबर को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, दिखा पाते हैं, तो हम उस नंबर को क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा 2/5, या फिर मैंने लिखा 3, या फिर मैंने लिखा 0, या फिर मैंने लिखा -2/5, या मैंने लिखा -3। तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो परिमेय संख्या का उदाहरण है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, भिन्न के फॉर्म में, जहां 2 न्यूमरेटर है, 5 डिनोमिनेटर। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये परिमेय संख्या है। आप देख सकते हैं कि इसको हमने 2/5 को अगर हम p/q के बराबर लिखें तो यहाँ से हमें p कितना मिलेगा? 2, और q कितना मिलेगा? 5। अगर हम तुलना करके निकालते हैं pq की वैल्यू, तो अब आप देखिए कि pq क्या है? पूर्णांक है, और q की वैल्यू 5 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। यानी कि ये क्या हो गया? एक परिमेय संख्या। इसी तरीके से 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, और अगर हम इसको p/q के फॉर्म में लिखें तो हमको क्या मिलेगा? p का जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगा, और q का वैल्यू 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो 3 भी क्या है? एक परिमेय संख्या। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 0। तो 0 को आप 0/1, या फिर 0/2, या फिर 0/3 कुछ भी लिख सकते हैं, और जो नीचे लिखा हुआ है यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सभी भिन्न क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। सभी पूर्णांक भी क्या है? परिमेय संख्या है। और 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पूर्णांक, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, -5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है? पूर्णांक है, और ये परिमेय संख्या है। इसी तरीके से अगर हम भिन्न की बात करें, 2/5, 1/3, -4/7, -1/2, तो ये सारी वैल्यूज क्या हैं? ये भी परिमेय संख्या हैं। यानी कि सभी पूर्णांक और सभी भिन्न क्या होते हैं? परिमेय संख्या का उदाहरण है। अगली चीज हम पढ़ेंगे समतुल्यता का प्रगुण। परिमेय संख्याओं के 2 महत्वपूर्ण प्रगुण हैं, जिसमें से कि पहला प्रगुण जो है वो है समतुल्यता का प्रगुण, यानी कि इक्विवेलेंस की प्रॉपर्टी। तो हम देखते हैं कि मान लीजिए आपको दिया गया है कोई फ्रैक्शन 1/2, और आपसे कहा जाता है कि इसके समतुल्य 5 और फ्रैक्शन हमें लिख के दिखाओ, 5 और भिन्न हमें लिख के दिखाओ। यानी कि इस परिमेय संख्या, जिस तरीके से हमने 1/2 लिखा है, इसी के समतुल्य हमें कुछ और परिमेय संख्या लिख के दिखाओ। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम क्या करेंगे कि 1/2 में ही ऊपर और नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए पहली बार हमने 2/2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही जब हमने 2/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला क्या? ऊपर में 1 2 ज़ा 2 और नीचे में 2 2 ज़ा 4। फिर जब हमने 1/2 को हमने 3/3 से मान लीजिए मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे हम एक ही संख्या से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा? 3/6। ऐसे ही अगर हमने 1/2 को 4/4 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिलेगा? 4/8। अब ये जो संख्याएं हैं परिमेय संख्या 1/2, ये समतुल्य है 2/4 के, ये समतुल्य है 3/6 के, और ये समतुल्य है 4/8 के, एंड सो ऑन। ये चीज आप क्या कर सकते हैं? जितने भी आपसे नंबर्स पूछे जा रहे हैं वो आप ऐसे ही कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। यानी कि ऊपर और नीचे जो हमारा भिन्न है, जो हमारा परिमेय संख्या है, उसमें हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके समतुल्यता का प्रगुण प्रूव कर सकते हैं, ये हम दिखा सकते हैं। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हद, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही शून्यतर पूर्णांक से गुणा करके समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होती है। या क्या मतलब अगर इसको हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम क्या कहेंगे कि किसी परिमेय संख्या के अंश और हर में एक ही नंबर से हम मल्टीप्लाई करते, एक ही पूर्णांक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो पूर्णांक क्या है? 0 नहीं है। तो ऐसा नंबर है, अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो जो फाइनल वैल्यूज हमें मिलेंगी वो क्या होंगी? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, यानी कि समतुल्य परिमेय संख्याएं। तो अगर आपको प्रश्न में कहीं पूछा जा रहा है, कोई एक आपको परिमेय संख्या दी हुई है और दूसरी परिमेय संख्या उसी के समतुल्य आपसे पूछी जा रही है, तो आप उसको खुद से सॉल्व करेंगे सेम इसी तरीके से। जो दूसरा प्रगुण है वो है सरलतम रूप का प्रगुण। तो देखते हैं हमें कि इसमें क्या करना है। मान लीजिए हमने एक परिमेय संख्या लिखी 8/12, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया? एक परिमेय संख्या लिखी। अब अगर हम इसका सरलतम रूप चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि जो
8 और 12 का जो HCF है यानी कि महत्तम समाप्त वर्तक, उससे इनको डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का HCF कितना आएगा? HCF आएगा 4। आप निकाल के देख सकते हैं, HCF 4 आएगा। हमने क्या किया कि 8 को भी 4 से डिवाइड किया और 12 को भी 4 से डिवाइड किया। यहाँ ऊपर आएगा 2 और यहाँ नीचे आएगा 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 8/12 का सरलतम रूप हो जाएगा। हमने HCF कैसे निकाला, एक बार क्विक रिविजन करते हैं। तो आप 12 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, 8 1 जा 8 बचा 4, फिर ये 8 यहाँ आ जाएगा, 4 2 जा 8, खत्म हो गया। तो HCF कितना आ गया? 4। इसी तरीके से मान लीजिए आपको कोई फ्रैक्शन अगर दिया हुआ है 35/40, तो आप HCF निकाल सकते हैं। HCF आएगा 5। तो आप 35 को भी 5 से भाग देंगे और 40 को भी 5 से भाग देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 7/8। यानी कि 35/40 ये जो परिमेय संख्या है, अगर प्रश्न आपसे कहता है कि आपको इसका सरलतम रूप निकालना है तो आप क्या करेंगे? इसके HCF से यानी कि महत्तम समाप्त वर्तक से आप इसको डिवाइड कर देंगे और जो फाइनल वैल्यू आपको मिलेगी वो होगी 7/8। अभी अभ्यास 1A का हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कुछ हम अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी के कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो फिर आप उस क्वेश्चन नंबर को और उसका कौन सा वाला पार्ट है, जैसे क ख ग कौन सा पार्ट है, वो चीज आप मुझे मेंशन करके कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो उसको फिर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। तो एक नंबर उसमें दिया हुआ है -7। -7 को क्या लिख सकते हैं? -7/1। तो यहाँ पे अंश कितना है? -7 और हर कितना है? 1। ऐसे 11 को हम लिख सकते हैं 11/1, या फिर 71 है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 71/1। तो इसी तरीके से पहले क्वेश्चन में हर एक नंबर को आपको इसी फॉर्म में मेंशन करना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है। अंश मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर। तो मान लीजिए हम पहला पार्ट लेके चलते हैं कि न्यूमरेटर कितना होना चाहिए? 8। आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है -4/5। आपको पता है कि अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें ऊपर नीचे किसी एक संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा, और आपको दिया गया है कि सॉल्व करने पे अंश में वैल्यू कितनी आनी चाहिए। यहाँ का अंश का मान कितना है? 8। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि -4 में हम कौन से नंबर से गुणा करेंगे कि 8 आएगा। तो अगर हम इसको -2 से गुणा करें तो 8 आ जाएगा, माइनस माइनस मिल के प्लस, और 4 दूना 8। तो अगर हमने ऊपर -2 लिखा है तो ऐसे ही हम नीचे भी क्या लिखेंगे? -2 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 5 2 10 विद द माइनस साइन, यानी कि आंसर कितना आ गया? -8/10। ऐसे ही ख पार्ट जो है इसका, उसमें क्या लिखा है कि आपको -16 ले आना है। तो -4/5 पहले से ही था, इसको आना चाहिए ऊपर में कितना? -16। तो 4 में किससे गुणा करें? 4 से अगर कर दें तो 4 4 4 चौके 16 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस रह जाएगा, तो नीचे भी हमें 4 लिखना पड़ेगा। तो फाइनली हमारा जो परिमेय संख्या वो क्या आ जाएगा? -16/20। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, जहां आपको -5/-7 दिया हुआ है। आपको इस तरीके से लिखना है कि पहले की केस में क्या था? अंश को चेंज करके ये सारी वैल्यूज लानी थी, अभी हमें हर की वैल्यू ले आनी, यानी कि हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू ले आनी है। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? -5/-7। तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और हमें फाइनली नीचे कितना चाहिए? -14। तो अगर हम इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 7 दूना 14 यहाँ आ गया, और एक माइनस का साइन। ऐसे ही 5 2 10, और माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया क्या? 10/-14। इसी तरीके से इस क्वेश्चन के बाकी सारे पार्ट्स भी आप सॉल्व करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए, यानी कि प्लस करना है हमें यहाँ पे। तो जैसे यहाँ माइनस माइनस लिखा है तो हमने हटा दिया, ये क्या हो गया? 4/19। ऐसे इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7/-13 है, इसको प्लस बनाना है, तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं क्या? -7/13। अब ऐसे में क्या हो गया? जो हर है वो पॉजिटिव हो गया, धनात्मक हो गया, और जो अंश की वैल्यू है वो क्या हो गई? नेगेटिव हो गई, ऋणात्मक हो गई। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में आपको इसको देख के बताना है कि कौन सा परिमेय संख्या है जो कि धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। तो इजी क्वेश्चन है, आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। फिर प्रश्न 8 क्या कहता है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। हमने क्या पढ़ा था, HCF निकालेंगे 9 और 21 का, HCF से डिवाइड कर देंगे, यानी कि लघुत्तम समाप्तवर्तक, उससे डिवाइड कर देंगे और फाइनल हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आज का आपका होमवर्क क्या है कि आप पहली एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे कि आप उनको सॉल्व करें, उन क्वेश्चंस को। और अभी फेयर कॉपी में कुछ नहीं लिखेंगे, अभी आप सारी चीजों को अपनी प्रैक्टिस कॉपी में ही सॉल्व करेंगे। आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है और तब वो क्वेश्चंस आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू क्लास।